आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र कैसा होता है, किस प्रकार से वह क्रिया करता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि पोषण की प्रक्रिया कितने चरण से होती है। अगर इस प्रक्रिया को जानने के लिए अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आप जानते हैं कि भोजन की प्रक्रिया जिस आधार पर हम लोग भोजन करते हैं उस आधार पर हमारी जो कोशिकाएं होती हैं भोजन को ग्रहण नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भोजन है क्या। तो भोजन को समझने से पहले यानी भोजन पर बनी हुई वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं क्योंकि भोजन पर पहले वीडियो बनाई जा चुकी है। वैसे भोजन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि वे भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट, शर्करा या कह सकते हैं प्रोटीन, वसा, अन्य पदार्थ निहित होते हैं तो उसे हम भोजन कहते हैं। और यही भोजन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में पाचन होती है और पाचन के द्वारा जिन अंगों के द्वारा यह अवशोषित किया जाता है तो उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो आइए बारी बारी से हम आपको इस प्रक्रिया को समझाते हैं। पहले भोजन के बारे में, फिर उसके बाद पाचन के बारे में, फिर उसके बाद पाचन तंत्र के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि भोजन किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा, वसा, जल, प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहते हैं। तो भोजन की प्रक्रिया को तो हम लोग समझ गए। अब भोजन जब हम लेते हैं यानी जिस रूप में हम भोजन ले रहे हैं उस रूप में हमारी जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उसे ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तो होता क्या है कि भोजन में निहित जो जटिल कण होते हैं उसे सरल कणों में परिवर्तित किया जाता है और परिवर्तित करने के बाद तब पाचन की प्रक्रिया यानी कि समाप्त की जाती है। तो हम लोग जानेंगे पहले कि पाचन है क्या। तो आप देख रहे हैं कि जटिल भोजन को सरलतम सरल कणों में रूपांतरित करके अवशोषित करने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। यानी कि जब हम लोग भोजन ग्रहण किए तो ग्रहण करने के बाद भोजन में जो निहित जटिल कण होते हैं उसे सरलतम रूप में तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद हमारी शरीर उसे अवशोषित कर लेती है। तो इस क्रिया को पाचन कहा जाता है। जब पाचन की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है तो पाचन की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, तो जिसके द्वारा संपन्न होती है उसको पाचन तंत्र कहते हैं। तो इसे भी आप देख लेंगे कि पाचन तंत्र किसे कहा जाता है। यानी वे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और एकत्रित होकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कह सकते हैं कि वे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और सहायता करके वे एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होने को इसी क्रिया को पाचन तंत्र कहा जाता है। तो पाचन तंत्र की क्रियाएं कितने चरण में होती है, कितने भागों में होती है, तो इसे हम देख सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुख से लेकर गुदा तक। यानी आप समझते हैं कि मुख से लेकर गुदा तक भोजन के संपूर्ण मार्ग को यहाँ पर नाम दिया गया है आहार नाल। यानी आहार नाल हम ये समझेंगे कि मुख से और गुदा तक जो हमारी भोज्य नली होती है उसी को आहार नाल कहते हैं। और यह आहार नाल निम्नलिखित भाग में होती है। यानी आहार नाल के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला आप देखेंगे मुख है, यानी इसी को मुख और मुख गुहा भी कहते हैं। दूसरा है ग्रसनी है, तीसरा है ग्रासनली, चौथा है आमाशय और पांचवा है ग्रहणी, छठा है क्षुद्रांत और सातवां है बृहदांत्र और आठवां है मलाशय और नौवां भाग इसके होते हैं गुदा भाग। यानी आप ये समझ सकते हैं कि आहार नाल के इतने निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला कहाँ से शुरू होता है, मुख और मुख गुहा से। तो मुख और मुख गुहा को अंग्रेजी में माउथ एंड बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक मुख और मुख गुहा के आगे जब बढ़ेंगे तब हमारी ग्रसनी होती है जिसे फेरिंग्स कहा जाता है और ग्रसनी जहाँ पर खुलती है उसे हम ग्रास नली कहते हैं यानी ओसोफेगस कहते हैं। और ओसोफेगस जो होते हैं जहाँ
खुलती है उसे स्टोमक कहते हैं, यानी आमाशय। और आमाशय जहां खुलता है उसे ग्रहणी कहते हैं। और ग्रहणी का ही भाग हम छोटी आंत भी कह सकते हैं, यानी छोटी आंत के भागों को अगर देखा जाए तो ग्रहणी होती है यानी ड्यूडेनम, फिर उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। तो हम बात करते हैं कि ड्यूडेनम से ही लगा हुआ छोटी आंत, और छोटी आंत जहां पर खुलती है यानी बड़ी आंत छोटी आंत जहां पर मिलती हैं उस भाग को हम लोग जो होते हैं यहाँ पर इलियम कहते हैं। यानी छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है और बड़ी आंत यानी जाकर जो होते हैं कह सकते हैं गुदा, यानी गुदा द्वार के में। तो यह हमारे आहार नाल का पूरी संक्षिप्त संरचना हुई। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि यह संपूर्ण नाल लगभग 9 मीटर लंबी होती है, यानी हमारे शरीर की जो आहार नाल होती है लगभग 9 मीटर लंबी होती है। इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि पाचन तंत्र का जो दूसरा भाग होता है, यानी पाचन तंत्र का जो दूसरा भाग है, जो आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती हैं, यानी आहार नाल से जुड़ी ही पाचन ग्रंथियां होती हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां और अग्नाशय ग्रंथियां। तो आप लोग पाचन ग्रंथियां यानी यहाँ पर लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय से संबंधित वीडियो को आप नेक्स्ट में इसे जानेंगे। उससे पहले हम लोग आहार नाल के बारे में जानेंगे कि आहार नाल के पूरे विस्तृत रूप से। तो आप देख रहे हैं कि मनुष्य का आहार नाल यानी इसे अंग्रेजी में डाइजेस्टिव कैनाल इन ह्यूमंस के नाम से जानते हैं। तो डाइजेस्टिव कैनाल इन ह्यूमन को हम लोग बारी बारी से यानी फर्स्ट मुख एंड मुख गुहा को जानेंगे, फिर उसके बाद ग्रसनी को, ग्रासनली को, आमाशय को, और उसके बाद ग्रहणी, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय, गुदा, बारी बारी से हम लोग जो है अभी जानेंगे। का आहार नाल या इसे भोजनली के नाम से जानते हैं। तो मनुष्य के आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस निम्नलिखित भाग में पहला भाग आप देख रहे हैं, पहले भाग को मुख कहा गया है, यानी अंग्रेजी में माउथ बोलते हैं। और मुख क्या है कि मुख जिस गुहा में खुलता है उसे मुख गुहा कहा जाता है। इस गुहा का आधार पेशीय जिह्वा, पेशी जिह्वा यानी कह सकते हैं मांसपेशीय जीभ का बना होता है, जो खाद्य पदार्थ के निगलने में सहायता करती है। मुख गुहा के ऊपरी एवं निचले दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं, जो भोजन को काटने, चबाने तथा पीसकर नरम करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ को आसानी से निगला जा सके। तो हम बात कर रहे हैं आहार नाल के प्रथम भाग का। तो आहार नाल के प्रथम भाग को यहाँ पर कहा गया है मुख एवं मुख गुहा, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो आपको पता है कि मुख जिस भाग में खुलता है उसे मुख गुहा बोलते हैं। और मुख गुहा में हमें निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं, जैसे जीभ है, दांत है, तालु आदि संरचनाएं हमें दिखाई देती है। अब मुख गुहा से जब आगे यानी मुख गुहा जहां खुलती है उसे ग्रसनी बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में फेरिंग्स कहते हैं। तो हम लोग ग्रसनी के बारे में देखते हैं कि ग्रसनी क्या है। देखिए, ग्रसनी यानी मुख गुहा छोटी कीप की आकृति को ग्रसनी कहा जाता है, यानी मुख गुहा में जो छोटी कीप की आकृति होती है उसी को ग्रसनी कहा जाता है। और ग्रसनी जहां पर जाकर खुलती है यानी मिलती है उसे ग्रास नली के नाम से जाना जाता है। और ग्रास नली को अंग्रेजी में ओसोफेगस कहते हैं। तो आइए देखते हैं ओसोफेगस के बारे में। ओसोफेगस यानी ग्रास नली। तो ग्रसनी आगे चलकर एक लंबी नलिकाकार ग्रास नली नामक रचना होती है। और ग्रास नली की जो भित्ति होती है वह पेशीय होती है, जो संकुचन एवं अकुंचन की क्रमागत क्रियाओं द्वारा खाद्य पदार्थ को मुख गुहा से आमाशय की ओर भेजता है। तो हमने देखा कि ग्रास नली एक ऐसी मांसपेशीय संरचना होती है जो भोजन के कणों को यानी भोज्य पदार्थ को आगे ढकेलने में मदद करती है। एक बात और हम आपको बता दें कि ग्रास नली में कोई पाचन प्रक्रिया नहीं होती है, सिर्फ
ग्रासनली करती क्या है कि भोजन के कणों को खिसका कर आमाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। तो ग्रासनली में एक गति होती है जिसे बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। से पहले आपने देखा कि संकुचन और अकुंचन की क्रिया को ही क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। जब ग्रसनी जाकर आमाशय में मिलती है, तो जब आमाशय में मिलती है तो आमाशय क्या है, हम लोग का आमाशय जो होता है एक थैली नुमा संरचना होता है। तो इसे आमाशय को भी हम लोग देख लेते हैं कि आमाशय है क्या। तो आमाशय आकृति की ये पेशी संरचना होती है। कैसी संरचना है, थैली नुमा संरचना होती है जिसकी पेशियां संकुचन एवं अकुंचन की सहायता से खाद्य पदार्थ को मथती है। यही चीज हमको ध्यान रखना है कि खाद्य पदार्थ को स्टोमक में मथा जाता है, यानी यहाँ पर काइम बना लिया जाता है, फिर उसे आगे ग्रहणी में ढकेल दिया जाता है। आमाशय तथा ग्रहणी के बीच एक पेशीय कपाट होते हैं और इस पेशी कपाट को कहा जाता है पाइलोरिक वाल्व होती है। और यह पाइलोरिक वाल्व करती क्या है, जो खाद्य पदार्थ को आमाशय से ग्रहणी में जाने तो देता है परंतु उसे वापस नहीं आने देता। तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि हमारे पाचन तंत्र में जहाँ हर जगह कपाट होते हैं, जैसे मुख से आगे जब हम बढ़ेंगे ग्रसनी से फिर आगे हम लोग जो बढ़ते हैं उसको, यानी हमारे शरीर में जितने पाचन के भाग हैं और भोज्य पदार्थ का जब पाचन प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो कपाटों से जुड़ी होती है। अगर ये कपाट नहीं पाए जाते तो भोजन आगे नहीं खिसकेंगे, अगर खिसक भी जाएंगे तो फिर वापस वो आ सकते हैं। इसीलिए इन कपाटों को दिया गया है। आपको मालूम है कि जब आमाशय में भोजन को मथा जाता है यानी काइम बना लिया जाता है, तो काइम बनाने के बाद उसे ढकेल दिया जाता है यानी ड्यूडेनम में यानी ग्रहणी में। तो जहां पर आमाशय और उसके बाद जो ड्यूडेनम होती है और वहां पर कपाट होते हैं, वह कपाट बंद हो जाते हैं। अगर ये कपाट खुले होंगे तो भोजन के जो कण होते हैं वापस यानी ग्रहणी में न जाकर आमाशय से होते हुए ग्रासनली से होते हुए फिर माउथ से बाहर निकल जाते हैं। जैसे इस क्रिया को हम वोमिटिंग करते हैं यानी उल्टी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो हमारे आमाशय में एक गति होती है जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं और क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही भोजन को मथ दिया जाता है। अब हम प्रश्न ये उठता है कि जब हमें वोमिटिंग यानी उल्टी होती है तो ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो आपको पता है कि हमारे स्टोमक में जो क्रमाकुंचन गति अगर यह विपरीत होने लगती है तो हमारे भोजन के कण न पच के अधपचे हो जाते हैं और वह हमारे ड्यूडेनम से आगे न बढ़कर यानी छोटी आंत बड़ी आंत से आगे न बढ़कर ये ठीक स्टोमक में ही रहकर और वापस ग्रासनली से होते हुए माउथ से बाहर निकल जाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि वोमिटिंग कैसे होती है, उसके बाद कैसे होती है, फिर उसके बाद हमने आमाशय में जो पाचन प्रक्रिया यानी पूरी होती है, फिर उसे भोज्य पदार्थों को ड्यूडेनम में भेजा जाता है। अब ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, अब ग्रहणी को हम लोग देखते हैं कि ग्रहणी है क्या। तो आप देख रहे हैं कि ग्रहणी से अंततः पचा हुआ पदार्थ क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यानी ग्रहणी में जो भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के बाद यह क्षुद्रांत तक इसे पहुंचा दिया जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे भोजन का अंतिम पाचन माना जाता है। तो हम लोग अब क्षुद्रांत के बारे में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अब जानेंगे। आइए देखते हैं क्षुद्रांत क्या होती है। पता है आपको, क्षुद्रांत सकरी एवं लगभग 6 से 7 मीटर लंबी नलिका होती है जो कुंडलित रूप में उदर गुहा में रहती है। क्षुद्रांत के भीतरी पृष्ठ पर अंगुली की आकृति, इसे एकदम याद रखना पड़ेगा कि अंगुली की आकृति के अनेक प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। इनके कारण क्षुद्रांत का आंतरिक जो पृष्ठ होता है यानी पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वह बढ़ जाता है, जिससे उसकी अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थों से शरीर के लिए पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, क्षुद्रांत में ही होता है। तो आप सबने
क्षुद्रांत के बारे में देखा कि क्षुद्रांत हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक पेशी संरचना है और ये अति कुंडलित संरचना है। यानी हमको बात करें कि हमारे आहार नाल में सबसे लंबी आहार नाल कौन है, तो ये छोटी आंत होती है जिसकी कुल लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। ये ध्यान रखिएगा, नाम पर इसे हम नहीं जाते, क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है, छोटी आंत, लेकिन लंबाई क्या है, बड़ी। तो आपको ये समझना होगा कि इसको छोटी आंत क्यों कहा गया है और इसकी लंबाई बड़ी क्यों है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ऐसी नली है जिसका जो क्षेत्रफल होता है सकरा होता है, इस वजह से इसका नाम छोटी आंत रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। और आपको पता होना चाहिए कि छोटी आंत के दीवार पर छोटे छोटे अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे विलाई कहते हैं। और यही विलाई भोजन के जो अंतिम पाचन होता है और उसे अवशोषण करने में मदद करती है। यानी कि छोटी आंत में जब भोजन अवशोषित होता है और अवशोषित होने के बाद भी जो अवशेष बच जाते हैं उस अवशेष को बृहदांत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में धकेला जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि अब लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है। आइए, तो लार्ज इंटेस्टाइन जिनको हिंदी में बृहदांत्र कहते हैं, और बृहदांत है क्या, तो आपको पता है कि क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन आगे चलकर बृहदांत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद अवशेष पदार्थ बृहदांत से होता हुआ मलाशय, मलाशय यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इसे रेक्टम में एकत्र होता है तथा समय समय पर गुदा द्वार को अंग्रेजी में बोलते हैं एनस, गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको अभी हमने जो है छोटी आंत के बारे में बताया, और छोटी आंत के बाद जो है बड़ी आंत। और बड़ी आंत ध्यान रखिएगा, इनका नाम बड़ी आंत क्यों पड़ी गई है, क्योंकि बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है, लेकिन बड़ी आंत जो नली है इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी ज्यादा होता है, इस वजह से इसका नाम बड़ी आंत रखा गया है। और बड़ी आंत में भोजन के कणों का कोई पाचन नहीं होता, बस होता क्या है कि छोटी आंत में जो भोजन का पाचन हो जाता है उसे खिसकाकर बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत करती क्या है कि उस अवशेष भोज्य पदार्थ को या अपचा भोज्य पदार्थों को रेक्टम यानी मलाशय में एकत्रित करती है, और एकत्रित करने के बाद उसे समय समय पर बाहर निकालने में मदद करती है। और जिसके द्वारा यानी भोज्य पदार्थ जिसके द्वारा बाहर निकलते हैं उसे कहा जाता है यानी एनस द्वार। और इस एनस द्वार के द्वारा अधपचे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो बाहर निकाला जाता है। तो आज आप सब ने मनुष्य में जो आहार नाल है उनके बारे में पूरा विवरण तरह से जानकारी को प्राप्त की। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो पाचन तंत्र का दूसरा भाग है जिसे पाचक ग्रंथियां कहते हैं। और पाचक ग्रंथियां में हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथियां, यकृत तथा अग्नाशय के बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे। तब तक आप इंतजार कीजिएगा, और हमारी यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी को धन्यवाद।